हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है। मतलब अगर आपने इस टॉपिक को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ लिया तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको कुछ भी 3-5 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरी बात सुन लो, इसका क्वेश्चन आता है तो आपसे बनकर ही जाएगा। और इस टॉपिक में मैं जो बता रहा हूं बेटा उतना ही पढ़ोगे तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, है ना। जैसे हम बात करेंगे इलास्टिक कोलिजन की आज, तो इलास्टिक कोलिजन को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो इलास्टिक कोलिजन से ही आए हैं, ठीक है ना। या मैं बोलूं इन इलास्टिक से भी अगर आते हैं, कुल मिलाकर समझना मेरी बात, तो पढ़ने का एक तरीका आपको डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। ऑब्लिक कोलिजन जैसे एक टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं, ऑब्लिक कोलिजन से ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को अभी तक नीट में नहीं मिला है ना। परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल गए होंगे, बट आपको ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चंस देखने को नीट में नहीं मिला है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक पढ़ने का तरीका बनाना पड़ेगा इस टॉपिक को, कि भाई 2 घंटे दिए इस टॉपिक को और 2 घंटे में सब कुछ पढ़ लिया और भाई अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, इसके फॉर्मूले याद कर लिए, और हर बार जो क्वेश्चंस आपकी आंखों के सामने आएंगे आप फॉर्मूले से क्या कर दोगे, उड़ा दोगे, ठीक है ना। तो आप भाई साहब आ चुके हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो कंप्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये बात तो मैं छाती ठोक कर भी बोल सकता हूं कि हमारा कंटेंट आपको 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलेगा। इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आप लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पानी की बोतल, दिमाग, पेन, पेपर, नोट्स, फॉर्मूला कॉपी, शॉर्ट नोट्स, ये सब लेकर बैठे। और अगर कोई क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आता है लेक्चर में तो वीडियो को पॉज कर दें। आपकी उंगलियों के इशारों पे ही तो मैं नाचता रहता हूं। आप मुझे बोलेंगे कि भाई पीछे चले जाओ तो मैं पीछे चला जाऊंगा, आप बोलोगे आगे चले आगे चला जाऊंगा, है ना। आप बोलोगे रुक जाओ तो मैं रुक जाऊंगा। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो वेल एंड गुड, बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है। नहीं बनता है तो आप देख लीजिए किस तरीके से सोल्यूशन मैंने आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये है वो मॉड्यूल जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हम सारी कोशिशें कर रहे हैं कि आपकी जो नीट की प्रिपरेशन है उसका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दें। एक ये पॉइंट है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आप हमसे बहुत कंप्लेंट करते हैं, बट हम भी मेहनत कर रहे हैं, लगातार इस पर बात चल रही है और ये प्लेटफॉर्म भी हम डेवलप कर रहे हैं। बहुत जल्दी प्लेटफॉर्म आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिजन, कोलिजन क्या होता है भाई? टकराव। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? टकराव, है ना। तो अगर कोई इंपैक्ट या कोलिजन होता है, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यूरिंग वेरी स्मॉल ड्यूरेशन इन विच दे एक्सर्ट रिलेटिवली लार्ज फोर्सेज ऑन ईच अदर, लार्ज फोर्सेज ऑन ईच अदर। कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन के कारण, दो बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके कारण क्या आता है? मोमेंटम में चेंज आ जाता है। मोमेंटम में चेंज, है ना। चेंज इन मोमेंटम लिख देता हूं, अंग्रेजी सही होनी चाहिए। चेंज इन मोमेंटम आ जाता है, चेंज इन मोमेंटम आ जाता है दो बॉडीज के बीच में अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो। अभी जो इंटरेक्शन हो रहा है बेटा, जरूरी नहीं है कि ये फिजिकल टच हो, मतलब टच करे दो बॉडीज। हो सकता है दो बॉडीज दूर दूर हो, फिर भी उनके कारण, आसपास आने के कारण क्या हो, फोर्स एक्सर्ट हो और मोमेंटम में चेंज आ जाए। जैसे कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज को पास लेकर आओगे, हो सकता है वो टकराए नहीं, बट फिर भी क्या हो जाए, उनके बीच में आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाए और एक दूसरे को रिपेल कर दे। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसको भी हम कोलिजन मानेंगे, क्योंकि यहां पर इंटरेक्शन से क्या हुआ है, मोमेंटम में चेंज आया है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। एक बात मैं आपको क्या बोलते हैं उसको जड़ी बूटी बता दूं कि हम जब कोलिजन के क्वेश्चन करेंगे तो कोलिजन इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ conservation of momentum, application of conservation of momentum। ठीक, मतलब यहां पर आपको ज्यादातर केसेस में क्या मिलेगा, ज्यादातर मतलब हर केस में, हमको जो क्वेश्चंस करने हैं उसमें तो आपको हर केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना ही लगाना है। मतलब दूसरी बात आप ये भी याद रखेंगे कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग रहा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। इसलिए तो ये होगा कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, कई लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्यों, कि कोलिजन के केस में हमेशा ऐसा होगा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ये हमेशा नहीं हो सकता, नॉट ऑलवेज पॉसिबल लिख दे रहा हूं। कोलिजन के केस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। बात समझे? हाँ सर समझे।
ठीक है, अगर ये बात है तो इसी बात को हम दिमाग में रखेंगे और धीरे धीरे आगे चलेंगे। देखो मैं आपको कुल मिलाकर बात बता दूं, 100 बात की एक बात, अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया, कोई मतलब नहीं डेरिवेशन करने का, फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे, बस यही हमको करना है। नंबर लाना है तो यही करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको मैं आराम से हाथ पकड़ पकड़ के पूरा डेरिवेशन बता दिखा दूंगा डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो काम की बात है वो सुन लो। जिन बच्चों को नंबर लेकर आना है वो सीधे सीधे फॉर्मूले पर ध्यान देंगे, फॉर्मूले को लगाते हुए चलेंगे और इंपॉर्टेंट केसेस को पढ़ लेंगे, आपका सारा 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 काम आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कोलिजन इन फिजिक्स डज नॉट नेसेसरली मीन वन पार्टिकल स्ट्राइकिंग अगेंस्ट ईच अदर। देख लो मैंने आपको क्या बोला, जरूरी नहीं है दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ फिजिकली स्ट्राइक करे तो ही कोलिजन कहलाएगा। इंडीड टू पार्टिकल्स मे नॉट इवन टच ईच अदर, हो सकता है वो एक दूसरे को टच भी ना करें और फिर भी क्या कहलाएगा वो कोलिजन कहलाएगा, क्योंकि मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है ना। ऑल दैट इज इंप्लाइड इज दैट द पार्टिकल अप्रोच ईच अदर। ओके, एन इम्पल्स अ लार्ज फोर्स फॉर अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम एक्ट्स ऑन ईच कोलाइडिंग पार्टिकल। सब बता चुका हूं, देखो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैंने आपको हिंदी में सब बता दिया है। द टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड, बता दिया है। यहां पर आपको कहीं भी काइनेटिक एनर्जी की बात मैंने नहीं बताई है, ठीक है ना। ओके चलो नेक्स्ट, द कोलिजन इज इन फैक्ट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इंडिस्पेंसिबल इन डीलिंग विद द फिनोमेना ऑफ कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स। इंडिस्पेंसिबल मतलब इसको हटा नहीं सकते, आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना ही पड़ेगा। और ये बात माननी पड़ेगी कि जब आप कोलिजन पढ़ रहे हो तो एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इंटरनल फोर्स हो सकता है, इंटरनल फोर्स हो सकता है, बट नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो होने वाला है, तभी तो वो कंजर्व कराएगा मोमेंटम को। आई बात समझ में? ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन टाइप्स ऑफ कोलिजन देख लेते हैं, वन डायमेंशनल कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन यार ढपाक से मार दिया, ठीक है ना। हेड ऑन कोलिजन मतलब सीधे सीधे भिड़ंत हुई है, ऐसी ऐसी भिड़ंत हुई है ना, वन डायमेंशनल भिड़ंत हुई है, ठीक है ना। तो वन डायमेंशनल कोलिजन और हेड ऑन कोलिजन, अ कोलिजन इन विच द पार्टिकल मूव्स अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज डिफाइंड एज द वन डायमेंशनल कोलिजन। मतलब कोलिजन के पहले भी वो एक ही लाइन पर चल रहे होंगे, है ना, और कोलिजन के बाद भी वो एक ही लाइन में चल रहे होंगे। बात समझ में आई? कोलिजन के बाद भी वो एक ही लाइन में चल रहे होंगे, ठीक है ना। दिस इज वन डायमेंशनल कोलिजन, ठीक है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, हेड ऑन कोलिजन भी बोल रहे हो, ठीक। दूसरा है टू डायमेंशनल कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन, अ कोलिजन इन विच द पार्टिकल मूव्स इन द सेम प्लेन एट डिफरेंट एंगल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज डिफाइंड एज द ऑब्लिक कोलिजन। यार ऐसा एक मास ऐसा, इस तरीके से टकराएंगे, ठीक है बेटा। ये वेलोसिटी मान लो इसकी v1 है या बोलो u1 है ना, और इसकी वेलोसिटी u2 है। या कर ऐसे टकराएंगे और टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है भाई? अ कोलिजन इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन्स सेम। मतलब इसमें यह बात बोली गई है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, है ना। अरे हाँ कि ना, इलास्टिक कोलिजन में ये बात बोली गई है इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी, बट थ्रू आउट काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहने वाली। ये आपको मैं सीधे सीधे एक ग्राफ से बता देता हूं, ठीक है ना। ये ग्राफ देखिए, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, है ना। तो यहां पर आप देखोगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप हुई और उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर हुई, ऐसा। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है बेटा, है ना। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बट बीच में क्या हुई है, डिप हुई है। मतलब जब कोलिजन हुआ होगा तो काइनेटिक एनर्जी कहीं कम हुई होगी, इसलिए क्योंकि जब टकराव हुआ होगा तो साउंड एनर्जी बनी होगी। समझ रहे हो कि नहीं? एक दूसरे में हम घुसे हैं, यानी कि अगर कार घुसी है, बॉल्स घुसी हैं, मासेस घुसे हैं, तो एक दूसरे को डिफॉर्म करेंगे तो थोड़ी एनर्जी डिफॉर्मेशन में चली जाएगी, थोड़ी एनर्जी साउंड में चली जाएगी, है ना। तो एनर्जी काइनेटिक क्या हो जाएगी, डिप हो जाएगी बीच में और वापस क्या कर लेगी, गेन कर लेगी। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ऐसा होता नहीं है। क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए हम हेड ऑन कोलिजन में या इलास्टिक कोलिजन में ये सारी बातें करते हैं, ठीक है। चलिए वेरी गुड। दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। अब ये पार्शियली इनइलास्टिक होगा या पार्शियली इलास्टिक होगा, ऐसा केस होता है ना। इलास्टिक ये कहलाता है इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो डर मत जाना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन
है ना। और इसको यहां पर आकर देख लो, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो बॉडीज आती हैं, कोलाइड करती हैं और चिपक कर साथ चलने लग जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए एक मास ये है स्मॉल m, है ना, ये u1 वेलोसिटी से आ रहा है, एक दूसरा मास है m2, ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ है। तो जैसे ही कोलाइड हो जाएगा तो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर, ये मास m1 और ये मास m2 चिपक कर एक ही वेलोसिटी v से चलने लग जाएंगे। इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। The collision in which particles get stick together after the collision is called perfectly inelastic collision. In this type of collision, the loss of the energy is maximum. जो loss of energy है वो maximum है। kinetic energy का जो loss हो रहा है वो क्या होता है, इसमें maximum होता है। आ जाते हैं बीच वाले केस में, inelastic collision। बुक्स में आप इसको partially inelastic या partially elastic collision के नाम से भी देखोगे। A collision is said to be inelastic if the total kinetic energy does not remain constant. Does not remain constant. समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। इसमें क्या होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती है, समझ गए। अच्छा सर मोमेंटम के बारे में क्या कहोगे? बेटा मोमेंटम इसमें भी इनिशियल फाइनल के बराबर होगा, मोमेंटम इसमें भी इनिशियल फाइनल के बराबर होगा, और मोमेंटम इसमें भी इनिशियल फाइनल के बराबर होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगाना ही लगाना है अगर कोलिजन की बात हो रही है तो, समझ रहे हो कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी के लॉस के बेसिस पर हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है। अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है, इनिशियल फाइनल के बराबर है तो इलास्टिक कोलिजन, मैक्सिमम हो रहा है तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और मैक्सिमम से थोड़ा कम हो रहा है तो पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। समझ रहे हो कि नहीं। इसमें लगातार काइनेटिक एनर्जी क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी, यानी कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा वो क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होने वाली। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, पक्का? जी सर पक्का। चलो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको कोलिजन के क्वेश्चंस करने हैं तो मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाऊंगा, अगर आपने वो फॉर्मूला याद कर लिया तो वेल एंड गुड, आपको सारे क्वेश्चन धड़ाधड़ बनने लग जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हेड ऑन कोलिजन, डायरेक्ट कोलिजन, हेड ऑन है ना, ऐसे हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। इफ वेलोसिटी वेक्टर्स at the colliding bodies are directed along the line of impact, the impact is called a direct or head on collision. head on collision को आप कैसे बताओगे, उसकी बात हो रही है। ये सब बहुत बेसिक बातें हैं, है ना, इसको बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए एक मास आपके पास ये है, दूसरा मास आपके पास ये है, ठीक है ना, दूसरा मास आपके पास ये, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है u1, ठीक है ना, और इसकी वेलोसिटी है u2, इसकी वेलोसिटी है u2। समझे कि नहीं समझे? अगर आप देखो तो सेंटर ऑफ मास को जो जोड़ने वाली लाइन है, सेंटर ऑफ मास को जो जोड़ने वाली लाइन है, उसी लाइन के अलोंग आपको दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स दिख रहे हैं। तो जब कोलिजन ऐसे होता है तो हम क्या बोलते हैं भाई, ये हेड ऑन कोलिजन है ना। आई मेरी बात समझ में? इफ वेलोसिटी वेक्टर्स एट द कोलाइडिंग बॉडीज आर डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट, दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट, लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अगर लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आपको वेलोसिटी वेक्टर दिखता है तो आप क्या बोलते हो, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन, दिस इज लाइन ऑफ कोलिजन, सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन देखो आपको मैंने बोला नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट, फॉर नीट का एग्जाम, है ना, फॉर नीट। जिनको पढ़ना है वो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, बेसिक बेसिक, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है यार। पढ़ना है जिसको तो फिर वो पढ़े। देखिए मैंने आपको क्या बताया, नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। If velocity vectors of both or any of the bodies are not along the line of impact, the impact is called an oblique impact. अब मान लीजिए कि एक मास ऐसा है, ठीक है ना, और एक मास ऐसा है, समझना मेरी बात, एक मास ऐसा है, एक मास ऐसा है। दिस इज मास m1, इसकी वेलोसिटी वेक्टर है u1, इसका वेलोसिटी वेक्टर है u1, ये मास है m2 और इसका वेलोसिटी वेक्टर है u2। अब आप समझिए सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ मास से जोड़ने वाली जो लाइन होती है वही लाइन ऑफ इंपैक्ट होती है हमारी। सो दिस इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट, बट लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग यहां पर आपको वेलोसिटी वेक्टर नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्लीक कोलिजन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्लीक कोलिजन। समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन। अब काम की बात चालू करेंगे, आइए फटाफट। रे 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 रा 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 रा। चलिए एक मास ये,
एक मास ये, और एक मास ये। चलो काम की बात चालू करेंगे। दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, ठीक है ना। इनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या है पिक्चर, ये पिक्चर है, मास m1 ये हो गया है, मास m2 ये हो गया है, ठीक है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी u1 से चल रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से चल रहा है ना। इनके बीच में कोलिजन कब होगा बेटा, जब u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा होगी, तभी तो इसको अप्रोच कर पाएगा, नहीं तो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा, तभी कोलिजन होने वाला है। ये बात समझना कि अगर u1 की वेलोसिटी u2 से ज्यादा है तो ही कोलिजन होगा, नहीं तो कोलिजन नहीं हो पाएगा। कोलिजन होने के बाद मान लीजिए m1 के पास फाइनल वेलोसिटी v1 बन गई, m2 के पास फाइनल वेलोसिटी v2 बन गई, ठीक है ना। अगर हम इसको एक सिस्टम मान लेते हैं, किसको, इसको अगर हम एक सिस्टम मान लेते हैं बेटा, इन दोनों मासेस को मिलाकर हम एक सिस्टम मान लेते हैं, तो हम बोलेंगे भाई कोलिजन के दौरान जो भी फोर्स लगा वो इंटरनल था, एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगा। अगर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगा तो इसका मतलब ये है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, दिस इंप्लाइज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, है ना। हाँ सर, बताओ इस कंडीशन में इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम बता सकते हो क्या। हाँ सर, m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। फाइनल मोमेंटम बता सकते हो क्या मुझे, क्या होगा, फाइनल मोमेंटम बताओ क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ सर समझ में आ गई। अब ये दोनों मोमेंटम क्या है बेटा, बराबर है, तो इसको हम इक्वेट कर देते हैं, pI इज इक्वल टू pf, तो ये हो जाएगा m1 u1, ये सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक सा डेरिवेशन है, प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना। सारे m1 मासेस एक साथ कर लो, m2 मासेस एक साथ कर लो, तो ये हो जाएगा m1 u1 माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ठीक है ना। m1 आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, v2 माइनस u2। समझे कि नहीं समझे। हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छे समझ गए। m1 u1, ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ठीक, इसको आप अलग से निकाल कर रख लो और इसको बोल दो भाई इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है भाई, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है सर, काइनेटिक एनर्जी की बात आपने की थी हमसे, कहाँ की मैंने, कहाँ की मैंने, अरे आप ही ने तो बोला था कि जो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है या इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है। इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया, इलास्टिक कोलिजन में मैंने आपको बताया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। बट मैंने ऐसा कहीं बोला क्या, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, पूरे रास्ते कांस्टेंट नहीं है बेटा, बस इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, बराबर है। थर्मोडायनेमिक्स में एक फिनोमेना होता है फ्री एक्सपेंशन का, उसमें भी यही होता है कि भाई इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो होती है वो फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाती है, बट बीच में इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं। इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, बट बीच में टेम्परेचर गिर जाता है। समझ रहे हो, ये सेम केस आप वहां भी पढ़ोगे। सेम ग्राफ मैंने जो आपको बनाकर दिखाया था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, वैसे ही ग्राफ आपको वहां पर भी इंटरनल एनर्जी का देखने को मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट, बस हाँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर होती है, तो उतना ही हमारे लिए काफी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ मुझे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, बिल्कुल सही। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताओ मुझे, हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। क्लियर। हाँ सर बिल्कुल सही। इन दोनों को हम क्या कर दें, इक्वेट कर लेते हैं और सेम वही चीज m1 वाले सारे टर्म्स एक साथ ले आएंगे। चलो तो ये हो जाएगा, देखो हाफ 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 तो कटने वाला है इक्वेट करने से, तो मैं लिखता नहीं हूं उसको, मैं लिख देता हूं m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, m1 एक साथ ले आओ, m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। हाँ सर समझ गए।
यहां से आपने ले लिया कॉमन m1, अंदर क्या बचा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से m2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले वाली इक्वेशन नंबर 1 थी, ये है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इसको डब्बे में डाल दूं क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इक्वेशन को आप डब्बे में डाला करो, तो लो भाई इसको मैंने डब्बे के अंदर फिट कर दिया, जैसे राकन राकन रेडियाकन हो, है। चलिए इसको भी डाल दो, चलो वेरी गुड। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है यार फर्स्ट इक्वेशन में u1 माइनस वी1 है, मुझे यहाँ दिख रहा है u1 स्क्वायर माइनस वी1 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो इसके अंदर एक a प्लस बी, a माइनस बी छुपा हुआ है। चलिए वेरी गुड। तो ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 v2 माइनस u2। समझे कि नहीं? m2 से m2 गया, m1 से m1 चला गया। आई बात समझ में? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो u1 प्लस v1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1 इज इक्वल्स टू सेम वही चीज v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। बताओ क्या क्या कटेगा? v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, u1 माइनस v1, u1 माइनस v1, ठीक है। तो ये हो जाएगा u1 प्लस v1 इज इक्वल्स टू v2 प्लस u2, है ना। अब ये चीज थोड़ी सी खटक रही है मुझे, u एक साथ ले आऊं, v एक साथ ले जाऊं, ठीक है। तो ये हो जाएगा u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। आ हा, ये है आपका एक फाइनल रिलेशन बेटा, ये है आपका एक फाइनल रिलेशन। अच्छा, इससे आपको क्या समझ में आया? जरा इसकी भी बात कर लेते हैं, जरा हम इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको करता हूं कॉपी ओवर एंड आउट, कॉपी। चलो ये मैंने मिटाया, ये मैंने मिटाया और ये भी मैंने मिटा दिया। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बच रहा है उसको मैं यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूँ। और वो क्या है? और वो है u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, ठीक है। ओके, आओ जरा बात करेंगे अब इस बारे में। आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी। चलिए, अरे कलर चेंज करो, ब्लू कर दो इसका। हाँ, ये जो u1 माइनस u2 लिखा हुआ है बेटा, ये क्या है बताओ मुझे? u1 माइनस u2 जो लिखा हुआ है ये क्या है? आपको ऐसा नहीं लगता कि दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी, है ना? एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, इस वाले केस में क्या हो रहा है? ये m1 मास इस m2 मास को क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता? ROACH, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये m1 मास m2 मास को क्या कर रहा होगा? अप्रोच कर रहा होगा। बिल्कुल सही, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी, दिस इज ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ, अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई। हाँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है? टकराने के बाद दोनों मासेस अपने अपने रास्ते चले गए, है ना भैया। टकराए, मिले और उसके बाद दूर हो गए। तो यहाँ सेपरेशन हो रहा है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर दोनों मासेस क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? दोनों मासेस सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, relative velocity of approach, and this is relative velocity of separation. Relative velocity of separation. Relative velocity of separation. समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। पक्का? हाँ सर पक्का। तो यार आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इलास्टिक कोलिजन 1D, ये कैसा है भैया? 1D कोलिजन है। कैसा कोलिजन है ये? 1D कोलिजन है।
तो ये जो इलास्टिक कोलिजन 1D हो रहा है, इस केस में हम बोल सकते हैं कि हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होने वाली है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो मैं यहां पर इक्वल टू का साइन भी लगा ही देता हूं। क्लियर? यही वैल्यू आगे जाकर कुछ और भी बन जाएगी। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा, वहां पर मैं फिर इसकी बात करने वाला हूं। ठीक है ना? अभी अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का रेशो आप ले लो तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज क्या है? बराबर है। तो जब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में पहुंचेंगे तो मैं फिर इसकी बात आपसे करने वाला हूं। एक चीज आपने समझ ली? हाँ सर समझ ली। u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। अब यहां से शुरुआत होगी हमारे फॉर्मूले की, यहां से शुरुआत होगी हमारे फॉर्मूले की। शुरुआत है ना? ये मैंने क्या कर दिया है? ये मैंने कैसी हिंदी लिख दी? शुरुआत। यहीं से शुरुआत होगी किसकी? फॉर्मूले की बेटा आपके। अरे पेन बेटा, यहीं से शुरुआत होगी, शुरुआत फॉर्मूले की, है ना? जैसे कहानी घर घर की, वैसे ही शुरुआत फॉर्मूले की, इस पर्टिकुलर रिलेशन से। देखो यहां से मैं v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं क्या? इधर से मुझे बताओ v2 की वैल्यू फाइंड आउट होगी क्या? हाँ सर, v2 की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ? u1 माइनस u2 प्लस v1, यही होगी क्या? बिल्कुल सही, यही होगी। इसको आपको कहां रखना है? इसको आपको रखना है बेटा इस मोमेंटम वाले फॉर्मूले में। किसमें? इसमें। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसमें लाकर आपको v2 की वैल्यू पुट कर देनी है। यहां पर लिख दे रहा हूं पुट वैल्यू ऑफ v2। जो आपने v2 की वैल्यू वहां निकाली उसको उठाकर लाकर आपको यहां पर पुट करना है। और जैसे ही आप यहां पर पुट कर दोगे बेटा, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आएगा एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला जिसकी हमको जरूरत है हर 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 पॉइंट पर। फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है भैया। ठीक, आपको बोला जाएगा कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 निकालो। कोलिजन हो गया, u1 आपको दे दिया, u2 आपको दे दिया, m1 आपको दे दिया, m2 आपको दे दिया और बोला भाई v1 v2 निकालो। ठीक है, तो अगर आपको v1 निकालना है तो बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है, याद करने का तरीका बताऊंगा। m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वेलोसिटी प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक, अब दूसरा फॉर्मूला लिखकर बताता हूं। v2 इज इक्वल्स टू, देखो पहले v1 था तो यहां m1 था, यहां v2 होगा तो आगे कौन सा मास आ जाएगा? m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ओके सर, बिल्कुल सही कह रहे हो। v1 की बात हो रही थी तो यहाँ u1 था, m1 था आगे तो u1 था, यहाँ v2 की बात थी तो m2 आगे हो गया तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी? u2। ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ v1 था तो यहाँ क्या आ गया बेटा? m2 आ गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा? m1 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ u2 था v1 के साथ तो यहाँ क्या आ जाएगा? u1 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी u2 में आगे यूज कर चुका हूं। ध्यान से देखो, v1 लिखा हुआ है तो आगे आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। आगे v1 लिखा है तो यहाँ u1 आ जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ m2 आ जाएगा। v1 था, m1 हम यूज कर चुके हैं, यहाँ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2। u1 आप यहाँ यूज कर चुके हो तो यहाँ u2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ v2 का आपको फॉर्मूला निकालना है तो v2 के लिए m2 आगे आ जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्योंकि यहाँ v2 है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? u2 आ जाएगी। प्लस m2 आप यूज कर चुके हो, यहाँ क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, वेलोसिटी u2 आप यहाँ यूज कर चुके हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगी? u1 आ जाएगी। बात खत्म। बस मैं तो बोलूंगा कि जिस बच्चे ने ये भी नहीं पढ़ा, जिस बच्चे ने अगर ये सारी चीजें भी नहीं पढ़ी, ये जो मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया है, और उसको अगर फॉर्मूला याद है तो भी वो क्वेश्चन बना लेगा नीट के। ये बात मैं बोल रहा हूं सही कि अगर किसी बच्चे ने मुझसे डेरिवेशन नहीं भी पढ़ा अगर, और उसको मैंने बोला कि बेटा बस ये 2 फॉर्मूले याद कर लो और इससे आप क्वेश्चन बना लोगे, तो आप नीट के सारे क्वेश्चन इससे बना ले जाओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, तो ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको अपने खून में घुसा लेने हैं, खून में घुसा लेना है। क्या करना है? ये फॉर्मूले खून में घुसा लेने हैं। ठीक है भाई, चलिए घुसा लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, अब जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg बॉल आफ्टर कोलिजन। फाइंड वेलोसिटी ऑफ 2 kg बॉल आफ्टर कोलिजन। मान लीजिए भाई इसकी वेलोसिटी हो गई v1, आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए v1, और इसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए v2।
तो हमको क्या पता करना है, 2 kg बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है ना। ये आपको u1 दिया हुआ है, ये आपको u2 दिया हुआ है। सिंपल यार, फॉर्मूला लगाओ, v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ब्रैकेट में u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। याद हो गया होगा फॉर्मूला अभी तक, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, v1 इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू है 2 kg माइनस m2 की वैल्यू है 3 kg डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना हो गया, 3 और 2 5 kg डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय u1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस ट्वाइस ऑफ m2 बेटा, ट्वाइस ऑफ m2 मतलब 6 kg डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 5 है ना, 2 और 3 5 इंटू u2 की वैल्यू कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो v1 की वैल्यू कितनी लगी, 2 में से 3 गए, 5 में से 5 गया, -1 प्लस कितना हो गया ये 6 दूनी 12, 12/5 तो हो जाएगा कितना -5 प्लस 12/5 यानी कि 7/5 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ गया 7/5 मीटर पर सेकेंड। कोई मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर शुरू से आखिरी तक आने की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। ज्यादा बात करूं भी क्यों मैं इस पे यार, जब मैंने आपको ये बोला कि ये टॉपिक बहुत स्पेसिफिक है, फॉर्मूला याद कर लोगे क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तो अपना दिमाग फोकस रखो ना यार। कई बच्चे होते हैं बोलते नहीं सर ये कैसे आया, ये डेरिवेशन में ये वैल्यू आपने कैसे रख, अरे नहीं करना है उस पर काम की चीज वो नहीं है बेटा। नंबर चाहिए है, फॉर्मूला याद कर लो, फॉर्मूला याद करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आराम से कोलिजन का टॉपिक आप उड़ा ले जाओगे। ऑब्लिक कोलिजन, किसी को अगर टाइम बचाना है और थोड़ी सी रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसके अंदर, तो मैं ये बोलूंगा कि ऑब्लिक कोलिजन को आप बाद में पढ़ें, पहले अपना इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक 1D कोलिजन अच्छे से कर लें बेटा, है ना। उसके बाद आप जो अपना इलास्टिक कोलिजन है वो पढ़ लें, और बाद में अगर टाइम बचता है तो फिर आप ऑब्लिक कोलिजन पढ़ें। नहीं तो मतलब मैं नहीं बोल रहा कि मत पढ़ो, लेकिन अगर कोई रिस्क लेने के तैयार है ना, उसके पास टाइम की कमी है, तो वो ऑब्लिक कोलिजन को परे हटा के रख सकता है, मेरा ऐसा मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u डायरेक्टली कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर स्फीयर ऑफ मास m एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन देयर फाइनल वेलोसिटीज आर v डैश एंड v। चलो जो बोल रहा है वो करते हैं। स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m, ठीक है ना, मूविंग विद वेलोसिटी u, u1 की वैल्यू आपको u दे दी गई है, डायरेक्टली कोलाइड्स इलास्टिकली विद अनदर स्फीयर ऑफ मास स्मॉल m, मास स्मॉल m, इसकी वेलोसिटी u2 है 0। ये किस पर है बेटा, रेस्ट पर है, ठीक है। एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन देयर फाइनल वेलोसिटीज आर v डैश एंड v। कोलिजन हो गया तो जो कैपिटल m मास था मैं मान लेता हूं उसकी वेलोसिटी v डैश हो गई, ठीक है ना, v1 की वैल्यू v डैश हो गई, v डैश हो गई, और दूसरे मास m की वैल्यू कितनी हो गई, v2 इज इक्वल्स टू v हो गई, है ना, ठीक है। वैल्यू ऑफ v इज, आपसे वो v की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि आपको v2 का फॉर्मूला लगाना है, लगाओ। v2 इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1, सबसे पहले m2 आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। यहां पर कौन सी वेलोसिटी आएगी बताओ मुझे, v2 लिखा हुआ है तो यहाँ u2 आएगी, प्लस m2 आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2, और अब कौन सी वेलोसिटी आएगी, u2 आप यूज कर चुके हो तो यहां आ जाएगी u1, ठीक है ना। अब मुझे बताओ u2 तो 0 है, u2 तो 0 है, तो अगर बेटा ये 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ सर। तो v2 इज नथिंग बट, बताओ मुझे, ट्वाइस ऑफ m1 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू बेटा कितनी है, m1 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m ब्रैकेट में u1 की वैल्यू कितनी है, u है। आई मेरी बात समझ में। ऑप्शन में कुछ ऐसा है, कुछ कॉमन वॉमन लेना है क्या भैया। अच्छा ये C और D ऑप्शन में मुझे बाय दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, ओके, मुझे लगा डिवाइड का ऑप्शन नहीं है, सीधे मल्टीप्लाइड है। हाँ तो अब हो सकता है, देखो 2u मैं निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये m घूम के नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा m बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, है ना, ये ऑप्शन में है ना, ये डिवाइड 2u 1 प्लस स्मॉल m बाय कैपिटल M, ठीक है। सी ऑप्शन इज योर्स, सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, देखो मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सीधे मैंने आपको बोला था फॉर्मूला लगाना, आंसर निकालना। मैं आपको बड़ा बताने के लिए अपने आप को कह रहे मैं तो ऐसा पढ़ा देता हूं, अरे भाई जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं ना भाई।
अगर कहीं फॉर्मूले से काम हो रहा है तो करो ना। कई बच्चे बहुत शाणे बनते, बोलते अरे मैं फॉर्मूला नहीं याद करता, मेरे यहाँ सब यहाँ है, मैं सब डेरिवेशन करके कर लेता हूँ। गलत कर रहे हो बेटा। डेरिवेशन देख लो, समझ लो, अच्छी बात है, तुमको पता है कि किसी फॉर्मूले को डिराइव करने के पीछे के जो प्रोसीजर है वो क्या है, बट हर बार उसकी ज़रूरत नहीं होती, समझ रहे हो। हर बार रणछोड़दास छांचड़ रेंचो नहीं बनने का है ना अपन को यार। जहाँ जो चीज़ ज़रूरी है वो करेंगे, बस खत्म बात। ये नीट का चैनल है, हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नीट वाला माइंडसेट भी होना चाहिए। जो बच्चे इस माइंडसेट से आते हैं कि नहीं मुझे तो पूरी पीएचडी करा दो, आप टॉपिक के अंदर उतार दो, नहला दो, डुबा दो, मतलब रगों रगों में टॉपिक भरवा दो, तो बेटा फिर अपन पीएचडी में मिलेंगे। सही में पीएचडी आप कर लेना तो आपके रगों रगों में भर जाएगा फिजिक्स। लेकिन अभी तो बेटा नीट का एग्जाम निकालना है ना, हमारा एम तो क्लियर है, ठीक है। चलिए भाई, तो एक क्वेश्चन आ गया है तीसरा, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास स्मॉल m and 2m मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा, कोलाइड इलास्टिकली विद वेलोसिटीज v and 2v, फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m, particles of mass m and 2m, m and 2m मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये चल रहा है कोलाइड इलास्टिक वेलोसिटी v एंड, अच्छा ये v और ये 2v वेलोसिटी, मतलब u1 की वैल्यू v है और u2 की वैल्यू, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ यहाँ डायग्राम, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ, नहीं तो घुसा घुसा सा हो जाएगा सब, ये और ये और ये, ठीक है ना। ये है आपका m, ये है आपका 2m, यहाँ से वेलोसिटी है इसकी u1, इसकी वैल्यू है v के बराबर, यहाँ से इसकी वेलोसिटी है u2 और ये है ट्वाइस ऑफ v। अब ये इस डायरेक्शन में है तो उसको माइनस ले लेंगे, है ना। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, अच्छा फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। अब मुझे नहीं पता भाई क्या होने वाला है, मैं इसकी वेलोसिटी v1 आगे मान लेता हूँ और 2m की वेलोसिटी v2 आगे मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता, जो डायरेक्शन होगी अपने आप सामने आ जाएगी। आइए निकालते हैं, v1 इज इक्वल टू फॉर्मूला m1 माइनस m2, बार बार लिख रहा हूँ तो ताकि आपको याद हो जाए, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ब्रैकेट में यहाँ पर क्या आएगा, u1 आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ m1 ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ब्रैकेट में क्या आएगा बेचा, ब्रैकेट में आएगा यहाँ u2, ठीक है। तो इससे आप v1 निकाल लोगे, v1 इज इक्वल्स टू, पहला मास है स्मॉल m, दूसरा मास है ट्वाइस ऑफ m, डिवाइड बाय 2m और ये 3m हो जाएगा, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी v प्लस ट्वाइस ऑफ m2 यानी कि 4m हो जाएगा, डिवाइड बाय 2m और m 3m, ठीक है। यहाँ पर जो u2 वेलोसिटी है बेटा वो इस डायरेक्शन में है, तो ये माइनस ऑफ 2v हो जाएगी, माइनस ऑफ 2v हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे। तो मैं यहाँ से प्लस हटा देता हूँ, है ना, और यहाँ लिख देता हूँ 2v, ऐसा कर देता हूँ, माइनस 2v। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ से आप v1 निकाल रहे हैं, m माइनस 2m कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ mv अपॉन 3m, सही लिखा क्या मैंने, हाँ सर। ये कितना हो जाएगा, m से m तो बाद में काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 mv डिवाइडेड बाय 3m, m से m गया, m से m गया, तो ये कितना है, माइनस v बाय 3, माइनस 8v बाय 3। लो, तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस v बाय 3 माइनस 8v बाय 3, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आने लग गई, माइनस माइनस 9v बाय 3, ये काटा कितना आ गया, माइनस 3v, ओए होए 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 होए, माइनस 3v, यानी कि v1 की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 3v है, ठीक है ना। मतलब ये इस डायरेक्शन में 3v वेलोसिटी से चला जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, माइनस 3v आई है, मतलब आपने इसका डायरेक्शन गलत लिया है, ये इस डायरेक्शन में 3v वेलोसिटी से चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि बताओ v2 की वैल्यू क्या होगी, बताओ v2 की वैल्यू निकालो और मुझे बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कमेंट में मुझे जाकर बताओ कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन एकदम सही है, बवाल है, मजेदार है, बताओ जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो यार। ये रेस्ट पर दिया हुआ है, मतलब u1 की वैल्यू u है और u2 की वैल्यू 0 है, u2 की वैल्यू 0 है। यहाँ v1 की वैल्यू u बाय 3 है और v2 की वैल्यू v है, v2 की वैल्यू कितनी है, v है। फटाफट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ठीक है, ओके ओके ओके, तो हम v2 निकालते हैं, यहाँ हम निकालते हैं सीधा सीधा
V1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो V1 इज इक्वल टू, जिसकी वैल्यू आपको U/3 दी गई है, M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अब तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, यहाँ पर आएगा U1 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी U2। V1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, U/3, माइनस में U/3 है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है बेटा। M1 की वैल्यू आपको 1 kg दी गई है, M2 की वैल्यू 1 दी गई है, डिवाइड बाय 1 प्लस M, ठीक है। U1 की वैल्यू कितनी है, U1 की वैल्यू U है, U1 की वैल्यू U है। अच्छा, ये जो U2 आपने लिखा है, U2 तो खुद 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। माइनस U/3 इज इक्वल टू 1 माइनस M अपॉन 1 प्लस M मल्टीप्लाइड बाय U। ये U से U कट गया, चलिए तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस M माइनस 1 प्लस M इज इक्वल टू 3 माइनस 3M, ठीक है। माइनस 1 माइनस M इज इक्वल टू 3 माइनस 3M, ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3M माइनस M इज इक्वल टू 3 प्लस 1, 3M माइनस M इज 2M इज इक्वल टू 4। तो M की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 kg। M की वैल्यू कितनी आ गई, 2 kg। लो, कुछ नया किया, मेरे को तो मतलब खुद ही नहीं लग रहा है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करना बता रहा हूं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले क्वेश्चन आपको कोलिजन में देखने को मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u। जो बोल रहा है वो करते जाओ यार, है ना। 4m का मास है, उसकी u1 वेलोसिटी आपको कितनी दे दी है, u, सॉरी, कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m एट रेस्ट। ओके, इसकी u2 वेलोसिटी आपको 0 दे दी गई है, ये किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है ना। द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी। बॉडी ए की कोलिजन के बाद कितनी एनर्जी लॉस हो गई, ये हमको देखना है। कोलिजन हो गया भाई, कोलिजन होने के बाद 4m मास की क्या वेलोसिटी हो जाएगी, जरा ये निकाल लो, v1 की वैल्यू निकाल लो जरा फटाक से। तो v1 इज इक्वल टू, अब तो फॉर्मूला याद होगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। जेठालाल तुमने बबीता को क्या बोला, देखा है हमने, जेठालाल देखते हो कि नहीं देखते हो। जेठालाल तुमने बबीता को क्या बोला, আমি তোমাকে ভালোবাসি, जेठालाल। हाँ चलो, v1 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। m1 की वैल्यू है 4m माइनस 2m डिवाइडेड बाय 4 और 2 6m। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u1 u है, u2 की वैल्यू 0 है बेटा, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 4m माइनस 2m इज इक्वल टू 2m डिवाइड बाय 6m, ये गया कटा, कितना आ गया, u, ये मल्टीप्लाइड भी तो है बेटा, u भी तो मल्टीप्लाइड है, तो कितना आ जाएगा 1/3, u/3 है ना, 2 3 6 तो 1/3, ठीक है। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, u/3 आ गई, v1 की वैल्यू u/3 आ गई, खत्म बात। अब वो बोल रहा है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। अच्छा, तो पहले आप लॉस्ट निकालो, कितनी एनर्जी लॉस हुई है उसको डिवाइड कर दो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी से, तो आपको फ्रैक्शन ऑफ लॉस्ट एनर्जी मिल जाएगा। तो भाई एनर्जी लॉस निकाले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझे कि नहीं समझे, किसकी बात कर रहे हैं हम, बॉडी ए की बात कर रहे हैं बेटा, बस बॉडी ए को ही देखना है, ठीक है सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ए इज हाफ m है 4m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि u स्क्वायर बाय 9, ठीक है, ठीक है सर, ओके। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी होगी बताओ मुझे, हाफ मास है बेटा 4m, वेलोसिटी है u, तो u का स्क्वायर, ठीक है ना। हाफ 4m u का स्क्वायर, हाफ 4m u का स्क्वायर, मुझे साफ साफ दिख रहा है, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो हम बोलेंगे हाफ हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर का, तो आप क्या निकाल लो भाई, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, ये बचेगा 1/9 माइनस 1, ये बचेगा क्या, नहीं, अरे भाई 1/9 माइनस 1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/9, 1 माइनस 9/9 यानी कि माइनस 8/9। उफ 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 उफ, नहीं समझ में आ रहा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए निकाल रहे हैं हम बेटा, कि कोलिजन के बाद ए बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। आओ, अच्छा इसको मैं कुछ वैल्यू मान लूं क्या, नहीं मत मानो, रहने दो, छोड़ो।
बड़ा बड़ा लिख रहा है ना बहुत ज़्यादा, 4mu², काटना है काट दो, नहीं काटना मत काटो, रखे रहने दो ऐसी, फ्रैक्शन में कट जाएगा, इंटू 1 - 9 यानी कि -8/9, समझे कि नहीं, क्या आ गया कितना, -8/9। अब ये माइनस क्यों आ रहा है भाई, ये माइनस क्यों आ रहा है, ये माइनस साइन ही आपको एनर्जी लॉस बता रहा है, यही आपको क्या बता रहा है, एनर्जी लॉस बता रहा है कि फाइनली अगर आप देख रहे हो टकराने के बाद तो वेलोसिटी कम हो चुकी है ए बॉडी की, पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ये आपको एनर्जी लॉस दिखा रहा है, ठीक है ना। आपको फ्रैक्शन निकालना है तो चलो भैया फ्रैक्शन निकालते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए डिवाइड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, ठीक है ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कितना आया है, हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर इंटू -8/9 डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 4m इंटू यू का स्क्वायर, यही था ना, बिल्कुल यही था। ये देखो ये पूरा का पूरा इससे कट गया, क्या आया, फ्रैक्शन आया 8/9, माइनस माइनस का मतलब नहीं है, फ्रैक्शन कितना आया है, 8/9 आया है, तो आंसर आ गया आपका 8/9। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक टॉपिक है जो हम पढ़ ले, जरा काम का है हमारे, स्पेशल केसेस का। किसका, स्पेशल केसेस, ओह ज्यादा मोटा हो गया पेन, स्पेशल केसेस, स्पेशल 26, देखिए मूवी, अरे देखिए है क्या, स्पेशल केसेस ऑफ, स्पेशल केसेस ऑफ, अरे पूरा ही मिट गया, केसेस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन बेटा कोलिजन, अरे कोलिजन बेटा कोलिजन, चलो 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 चलो। पहला केस भैया, पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि यार अगर दो कोलाइडिंग बॉडी का मास सेम हो जाए, m1 = m2 = m, ये केस है बेटा, ठीक है ना। एक बॉडी है, मास है m, उसकी वेलोसिटी है u1, एक दूसरी बॉडी है, मास है m, उसकी वेलोसिटी है इनिशियल u2, इनके बीच में हो गया कोलिजन। पहले मास की वेलोसिटी जो थी v1 ना बेटा, जो v1 वेलोसिटी होगी ना बेटा वो u1 के बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, u1 के बराबर हो जाएगी। और जो दूसरा मास m है उसकी जो वेलोसिटी v2 बननी थी वो, सॉरी v1 नहीं, v1 किसके बराबर हो जाएगी, u2 के बराबर हो जाएगी, और v2 u1 के बराबर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज इंटरचेंज ऑफ द वेलोसिटी, इंटरचेंज ऑफ द वेलोसिटी। सर ये कैसे आया, सब बता रहा हूं, एक सेकंड मेरी बात सुन लो, कि अगर मास सेम है और इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, अगर मास सेम है और इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज, वेलोसिटीज इंटरचेंज, वेलोसिटीज इंटरचेंज, वेलोसिटीज इंटरचेंज, बस ये आपको याद रखना है। जो इसकी वेलोसिटी, ये जो v1 थी वो u2 के बराबर हो जाएगी, और जो v2 है वो u1 के बराबर हो जाएगी। समझ गए, पक्का, हाँ सर। कैसे करना है, वही फॉर्मूला यार, वही घिसा पेटा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, v1 = m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2 इंटू u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइड बाय m1 + m2, है ना, इंटू u2। बस इसी में सारी वैल्यूज पुट करते जाओ, आपको यही कंडीशन मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो v2 = m2 - m1, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, m1 + m2। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप घर में क्या करोगे, यहाँ सारी वैल्यूज पुट करोगे और चेक करोगे कि मैंने जो चीज़ आपको लिखवाई है वो सही है कि नहीं है, और अगर गलत होगी तो आप मुझे कमेंट में आकर बताओगे कि सर आपने कुछ गलत लिखवा दिया है। चलो वेरी गुड, क्लियर। m1 की वैल्यू m पुट करना, यहाँ m पुट करना, m पुट करना, m पुट करना, यहाँ u1 पुट कर देना। देखोगे आप इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा, v1 की वैल्यू u2 के बराबर हो जाएगी और इसकी वैल्यू u1 के बराबर हो जाएगी। करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये आप करके देखेंगे। और अगर आपको नहीं करना है तो आप ये मान लीजिए कि अगर दो सेम मासेस हैं और वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएगी, देख लीजिएगा।
ठीक है, पक्का? जी सर पक्का। इसको डाल दो, इसको भी सोन पापड़ी के जब्बे में। चलिए बहुत बढ़िया, काम की चीज़ हमने देख लिया। आइए एक और केस देखते हैं। इसी को कॉपी कर लूँ क्या? हाँ यार, हेडिंग यही चलती चलेगी, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अरे नया स्लाइड नहीं लाना था बचुआ, इसी को कॉपी करना था बचुआ। चलो बचुआ आ जाओ। चलो अब मैं आपको जो केसेस बताते जा रहा हूं बेटा, उसको फॉर्मूले में पुट कर करके चेक करना कि मैं जो बता रहा हूं सही है कि नहीं। ये आपका काम है, ठीक है? अपना काम नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे बचुआ, डिलीट हो जाओ बचुआ। हाँ भाई, अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस मैं बना देता हूं कुछ ऐसा। मैं क्या बना दूंगा, जो बुक्स में लिखा है वही बता रहा हूं आपको कि M2 जो है अब वो M1 से क्या हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, है ना? M2 जो है वो M1 से काफी बड़ा हो जाएगा और M2 मास किस पर रहेगा? रेस्ट पर भी रहेगा। M2 मास M1 से बहुत बड़ा हो गया है और रेस्ट पर भी है। इसका मतलब यह है कि M1 को आप नेग्लिजिबल मास मान सकते हो, ठीक है? M1 को आप नेग्लिजिबल मास मान सकते हो। चलिए आइए जरा समझते हैं। अब यहां पर जो M2 मास है बहुत बड़ा हो गया है। M2 मास इज वेरी 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 बिगर देन M1 मास, ठीक है ना? U2 की वैल्यू आपको 0 दी गई है, मतलब ये किस पर है? रेस्ट पर है, ठीक है? इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? अब आप ये समझो कि एक छोटी सी साइकिल है, एक छोटी सी बच्चे वाली साइकिल है जिसमें 4 चक्के पीछे नहीं, 2 सपोर्टिंग चक्के लगे रहते हैं, वो वाली साइकिल है। और मान लीजिए एक ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये जो छोटी सी साइकिल है ये U1 वेलोसिटी से आ रही है, बोलेगी अरे मैं ट्रक को धक्का मार देती हूं। ट्रक को जैसे ही धक्का मारेगी बताइए क्या होगा? इमेजिन करिए ऐसी, आपका मन क्या बोलता है? क्या ट्रक हिल जाएगा? क्या ट्रक हिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा? ये आएगी, टकराएगी, टकराकर वापस चली जाएगी इसी वेलोसिटी से और ये क्या रहेगा? रेस्ट पर ही रहेगा आपका ट्रक। आपकी जो साइकिल है वो आएगी, टकराएगी, टकराकर वापस चली जाएगी और आपका जो ट्रक है वो वैसे का वैसे ही खड़ा रहने वाला है। तो यहां पर जो M है, या मैं बोलूं M1 है, यहां पर जो M1 है बेटा, पिछले वाली स्लाइड में भी M लिखा हुआ है क्या? इसको M, अच्छा पिछले स्लाइड में M तो सही लिखा है ना बेटा? हाँ, ये M1 है, ये M2 है। M1 जो मास जो कि बहुत छोटा था, उसको वेलोसिटी मिल जाएगी V1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ U1, या मैं U1 लिख देता हूँ ऐसा। डायरेक्शन पलट गई ना, डायरेक्शन पलट गई है, ठीक है ना? और अगर हम बात करें इस ट्रक की, इसका मास बहुत ज़्यादा था बेटा, वो क्या रहेगा? फाइनली भी रेस्ट पर ही रहने वाला है। इसकी वेलोसिटी V2 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मेरी बात समझे? हाँ सर समझ गए। मेरी बात समझे? हाँ सर समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर M2 मास काफ़ी बड़ा है M1 मास से, तो आप M1 मास को पहली बात तो 0 मान सकते हो, नेग्लिजिबल बोल के ऑलमोस्ट 0 मान सकते हो फॉर्मूले में, है ना? ऐसा करने से आपको पता चलेगा। और M2 मास ही क्या है बेटा? रेस्ट पर है। और M2 मास ही क्या है बेटा? रेस्ट पर है। ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि जो छोटा वाला M1 मास था उसकी वेलोसिटी जो थी, या मैं बोलूं जो V1 की वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? माइनस ऑफ U1 के बराबर हो जाएगी। यही तो हुआ, U1 की वैल्यू माइनस ऑफ U1 के बराबर हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? अगर साइकिल और ट्रक की भिड़ंत हो रही है, छोटी सी साइकिल जा रही है बहुत तेजी से, ट्रक को जाके भिड़ा देती है, तो ट्रक से भिड़कर इलास्टिक कोलिजन है, वापस आ जाएगी उसी वेलोसिटी से, बट ट्रक को हिला नहीं पाएगी। समझे? फिर वही बात, क्या अगर आपको चेक करना है तो फॉर्मूले में आप पुट करके देखेंगे M1 माइनस M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और यहाँ ब्रैकेट लगेगा U1 के बराबर प्लस ट्वाइस ऑफ M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, फिर यहाँ ब्रैकेट लगेगा और यहाँ आ जाएगा क्या? U2। अब बात याद रखिएगा कि इन सारे फॉर्मूलेज में आपको M1 को नेग्लिजिबल बताकर 0 करना है। M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे U2 प्लस ट्वाइस ऑफ M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, यहाँ वेलोसिटी आएगी U1। मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सारे केसेस में इन दोनों में आपको वैल्यूज पुट करनी है। क्या वैल्यू पुट करनी है? U2 की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, M1 की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे आप? U2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे। कहाँ गया भैया? U2 0 है, U2 क्या है? 0 है, रेस्ट पर है,
ठीक है। तो U2 की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है, M1 की वैल्यू भी 0 पुट करना है। क्यों? क्योंकि M2 बहुत बड़ा है M1 से, तो आप M1 को नेग्लिजिबल मान सकते हो। यहां पर पुट करना, आपको वही मिलेगा जो मैंने आपको बताया है। क्लियर? चलिए एक और केस है, उसको भी देख लीजिए फटाक से। तीसरा केस, एक और केस है, उसे भी देख लीजिए फटाक से, फटाक से। अरे उंगली दबा के अंगूठा बना दूंगी टाऊ टाऊ, है नहीं? कौन सी पिक्चर का गाना है बताओ ये? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस फॉर्मूले को लिखे रहने देना चाहिए, क्योंकि मुझे फिर ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं बोलूँगा और ये करूँगा। थोड़ा सा मुझे स्मार्ट वर्क कर लेना चाहिए, है ना? स्मार्ट तो सर आप हैं इस मामले में, क्योंकि आप नोट्स अच्छे दे देते हैं सर, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसी लगता है, मुझे इस बात का बहुत घमंड है। चलिए, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, अब तीसरा केस ये है, पिछले केस में क्या लिया मैंने, M2 M1 से बहुत बड़ा लिया है। अब केस ये है कि M1 बेटा बहुत बड़ा हो जाएगा M2 से, ठीक? M1 बहुत बड़ा हो जाएगा M2 से, ठीक है सर। और M2 को कर देता हूं मैं किस पर, रेस्ट पे, मतलब बना कर दिखा देता हूं आपको डायग्राम। इसको हटाऊं कि नहीं हटाऊं? नहीं हटाता। चलो, अब क्या हो रहा है, एक बड़ा मास है M1, मान लीजिए वो आ रहा है U1 वेलोसिटी से, ठीक है, ओके। और यहाँ छोटू सा मास M2 है ना, किस पर है, रेस्ट पर है। इसकी वेलोसिटी क्या है बेटा, 0 है, तो ये किस पर है, रेस्ट पर है, ठीक है ना। सच दैट U2 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड मास किस पे है बेटा, रेस्ट पर है। अब क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप इमेजिन करोगे कि एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, फुल्ली लोडेड ट्रक आ रहा है, और एक साइकिल रखी है वही वाली, जिसमें पीछे सपोर्ट में 2 चक्के, छोटी सी साइकिल रखी है, और वो बहुत तेजी से ट्रक आता है और टकराता है किससे, ये साइकिल से, जो कि रेस्ट पर है। क्या होगा बेटा, क्या होगा, इसकी वेलोसिटी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो बड़ा मास है M1, वो क्या करेगा बेटा, सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा, तो उसके V1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, U1 के बराबर ही होगी। इसके साथ क्या होगा बेटा, छोटू सा मास था, फटाक से जैसे ही टक्कर होगी, फटाक से इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, और छोटू वाले मास की जो वेलोसिटी होगी ना बेटा, V2, वो क्या हो जाएगी, बताओ मुझे, वो क्या हो जाएगी, वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 के डबल के बराबर हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ U1 हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, ओके 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 सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सारे केसेस है भाई, अब केसेस है तो आपको क्या करना है, केसेस को याद करना है। अगर ऐसा हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, V2 की वैल्यू, या मैं बोलूँ V1 की वैल्यू U1 के बराबर ही रहती है, बदलती नहीं है, एंड V2 की वैल्यू क्या हो जाती है, ट्वाइस ऑफ U1 के बराबर हो जाती है। कैसे निकालेंगे सर, सेम वही बात। अब इस केस में क्या है, M1 बहुत बड़ा है, M2 छोटा है, तो आप M2 को क्या बोल सकते हो भाई, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हो। M2 की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है इस फॉर्मूले में, और क्या करना है, आपको U2 की वैल्यू 0 पुट करनी है, आपको U2 की वैल्यू 0 पुट करनी है। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। पक्का? हाँ सर पक्का। आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, इनमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो आपको यही केस मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, आइए समझते हैं, याद करते हैं फटाफट। अगर दो मास हैं, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, दोनों का मास सेम है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी, पहला केस। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में आपने लिया भैया M2 मास M1 मास से बहुत बड़ा है और M2 मास रेस्ट पर है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा ट्रक क्या है, रेस्ट पर है, उससे आकर एक छोटी सी साइकिल भिड़ रही है, क्या ट्रक की वेलोसिटी चेंज कर देगी? नहीं, ट्रक की वेलोसिटी वही की वही रहेगी, और साइकिल के साथ क्या होगा, साइकिल आएगी, टकराएगी, उसी वेलोसिटी से वापस चली जाएगी। देखो वही हो रहा है, V1 इज इक्वल टू U1, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन पलट गई है, डायरेक्शन देखो पलट चुकी है। चलो वेरी गुड, आगे। अब क्या हो रहा है, अब एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है और साइकिल रेस्ट पर खड़ी हुई है, बड़ा सा ट्रक आ रहा है, साइकिल रेस्ट पर खड़ी हुई है, फटाक से धड़ाम से मारेगा, और भाई वेलोसिटी में जो ट्रक की वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। बट जो साइकिल पहले रुकी हुई थी, अब वो दुगनी वेलोसिटी ऑफ द ट्रक, ट्रक की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके डबल के बराबर इस वेलोसिटी से आपकी जो साइकिल खड़ी हुई थी रेस्ट पे, वो भागने लग जाएगी। बस ये तीन केस है जो आपको समझ में आना चाहिए। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ हैवी वॉल। हैवी बोल दिया मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये M2 मास है और जो बॉल है ये M1 मास है। हैवी वॉल बोल दिया, इसका मतलब ये है कि M2 जो है बेटा वो काफी बड़ा है M1 से, ठीक है ना, जिसमें आप M1 को क्या मान सकते हो,
ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हो, ठीक है। टूवर्ड्स द बॉल विद स्पीड, हाँ, वॉल मूविंग टूवर्ड्स द बॉल विद स्पीड वी, अच्छा ठीक है, वॉल जा रही है बॉल की तरफ, अच्छा वॉल रेस्ट पे नहीं है बेटा। हमने जो ये दो केसेस देखे थे इसमें जो हैवी मास था हमारा ये रेस्ट पर था। देखो हैवी मास पहले रेस्ट पर हुआ करता था, लेकिन यहां पर हैवी मास तो खुद वेलोसिटी से चल रहा है, समझना मेरी बात, हैवी मास खुद वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। अगर इसका मास आप m1 ले रहे हो तो आप इसका मास क्या ले लो, m2 ले लो, और m2 क्या है m1 से बहुत बड़ा है, आप m1 को नेग्लिजिबल मान सकते हो, ठीक है। Assuming collision to be elastic, find the velocity of the ball immediately after the collision। अच्छा अगर ये रेस्ट पर होता तो क्या होता मुझे बताओ। अगर ये वॉल रेस्ट पर होती तो ये जाती, इसकी वेलोसिटी 0 होती, ये जाती टकराती और इसी वेलोसिटी से लौट जाती 2 मीटर पर सेकेंड से। अगर ये वॉल रेस्ट पर होती तो, लेकिन यहां वॉल क्या चल रही है बेटा, खुद ही 1 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो पूछ रहा है क्या, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। अगर आप इसको u1 बोलते हो तो हमको v1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू वेलोसिटी कितनी u2, ठीक है ना। चलिए तो v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2। यार इसका मास मैंने m1 ले लिया, लेकिन मैं इसको नेग्लिजिबल बोल रहा हूं, देखो नेग्लिजिबल बोल रहा हूं तो मैं इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, खत्म कर देता हूं, 0 0 नेग्लिजिबल है, क्योंकि क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस ऑफ m2 अपॉन m2, ठीक है, इनटू u1। u1 की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, दिख रहा है कि नहीं। अरे दिस इज u1 बेटा, दिस इज u1 एंड दिस इज u2, ठीक है। चलिए माइनस लगा दो u2 की वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव आने वाली है, पक्की बात है, इस डायरेक्शन में है तो ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2, m1 को तो आप नेग्लिजिबल कर रहे हो, उसको हटा दो, 0 कर दो, ये हो जाएगा नीचे m2, ठीक है, इनटू u2 की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, माइनस था इसलिए माइनस आगे मैंने लगा दिया है। चलो तो m2 से m2 गया, m2 से m2 गया, तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 माइनस 2 1 जा 2 माइनस 2 है ना, 2 1 जा 2, ये हो जाएगी -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। आफ्टर द कोलिजन ये 4 मीटर पर सेकेंड से वापस चली जाएगी, ठीक है ना। अगर वॉल रेस्ट पर होती तो क्या होता, अगर वॉल रेस्ट पर होती बेटा तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से ही उल्टी डायरेक्शन में भाग जाती, बट यहां पर क्या हो गया, वॉल को चला दिया गया है, तो बेटा इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 2 की जगह 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। समझे कि नहीं समझे। तो इससे एक क्वेश्चन और भी बन सकता था कि अगर ये वॉल को रेस्ट पर कर देता तो बात थोड़ी सी बदल जाती, बट यहां वॉल रेस्ट पर नहीं है। हाँ मास जरूर उसका हैवी है, तो हमने m1 को नेग्लिजिबल मानकर m1 की वैल्यू क्या कर दी है, 0 कर दी है। क्लियर, पक्का जी सर, एकदम पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉब ए ऑफ पेंडुलम मास m रिलीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू द वर्टिकल हिट्स अनदर बॉब ऑफ द सेम मास। अच्छा सेम मास पकड़ लिया मैंने, सेम मास पकड़ लिया मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये मास m ये मास m, ठीक है ठीक है ठीक है, एट रेस्ट, ओके एट रेस्ट है, रेस्ट है, ठीक है ओके। ऑन अ टेबल as shown in the figure, if the length of the pendulum is 1 meter, ठीक है, what is the speed with which bob B starts moving। अच्छा 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 अच्छा, देख लेते हैं भैया होगा क्या, ये आएगा 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 खट से टकराएगा इससे, नहीं ये आया और यहां आकर इससे टकरा जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। इसको जरा जूम करके देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ये मास m और ये मास भी m, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, ये पहले रेस्ट पे था, समझना मेरी बात है ना। टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, इसको थोड़ा दूर बना लूं, थोड़ा सा दूर बनाता हूं, ये रेस्ट पर है और ये टकराने वाला है जस्ट ये मास, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए v वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक। सेम मास, इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, रेस्ट वेलोसिटी, रेस्ट वेलोसिटी। अगर दो मास सेम हो, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो रहा हो, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। मतलब ये इनिशियल कंडीशन है, या मैं बोलूं बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है, और जैसे ही कोलिजन हो जाएगा उसके बाद की कंडीशन क्या होगी, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसके पास, इसकी इसके पास, तो इस मास के पास वेलोसिटी हो जाएगी v और ये मास आ जाएगा किस पे, रेस्ट पे। ओए होए 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 होए, आफ्टर कोलिजन, ये केस है किसका, आफ्टर कोलिजन का केस है। ओके नाइस। अब बताओ वो बोल रहा है v की वैल्यू क्या होगी, ये क्लियर करके हमको बता दो।
चलिए यहां पर हमको लगाना पड़ेगा अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हम जानते हैं दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज द फाइनल कंडीशन, ठीक है ना। और इस डेटम पर मैं पोटेंशियल एनर्जी को क्या मानता हूं, 0 मान लेता हूं, ठीक है ना। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर कितनी है मुझे बताओ, mgh है। हाँ सर बोल सकते हैं mg इंटू 1 हाइट है क्योंकि 1 मीटर, प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ से रिलीज किया है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, 0 है। यहाँ वेलोसिटी एट ए पॉइंट कितनी है, 0 है 0 प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आकर 0 हो गई, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m, ये किस वेलोसिटी से चलने लग गया है भाई, v वेलोसिटी से चलने लग गया है, हाफ m v स्क्वायर। तो m से ये m कट गया तो हम बोलेंगे v स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, यानी कि अंडर रूट 2g इंटू 1, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी ये v की वैल्यू होगी, v स्क्वायर नहीं, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh, यानी कि v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 20। अब ये अंडर रूट 20 किसके बराबर होगा, 4 चौको 16, 5 पचम 25 है ना, 4 और 5 के बीच में आंसर होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका 4.47 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। वैसे तो आप बिना कोलिजन के मतलब इतना समझ सकते थे अगर आप कि भाई यहाँ पर वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएंगी तो आप समझ जाते कि इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 2gh ही होनी है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको रिलीज किया है। किसी मास को आप रिलीज करो तो h हाइट नीचे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, अंडर रूट 2gh हो जाती है कि नहीं हो जाती है, हाँ सर हो जाती है। तो बस इसकी वेलोसिटी टकराने से पहले कितनी होती है, अंडर रूट 2gh होती है, और वो इंटरचेंज होकर इसके पास आ जाती है, बस बात खत्म। अरे हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही, ठीक है पक्का। तो चलिए भाई यहाँ पर हमने अपने हेड ऑन कोलिजन को पढ़ लिया है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी, डीपीपीज आपको मिलेगी, डीपीपी को आप सॉल्व कर लेना, तो आपका हेड ऑन कोलिजन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई तो खत्म करते हैं आज के इस लेक्चर को। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स आपको बहुत सारी चीजें हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ प्रोवाइड करता है, इतने सारे कोर्सेज, ये सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com से, www.magnetbrains.com से। अगर आप चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है मैग्नेट ब्रेन्स एंड मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट, जहां पर आप ये लेक्चर देख रहे होंगे उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वहां पर भी ये सारा कंटेंट आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मन है कि आप हमारी प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को भी डाउनलोड करें तो आप जाइए प्ले स्टोर पर और लिखिए मैग्नेट ब्रेन्स, तो हमारी ऐप आ जाएगी, आप उसे डाउनलोड करिए और वहां पर भी जाकर आप ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। आपको इसको एक्सेस करने के लिए कोई भी कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये क्वालिटी एजुकेशन आपको 100% फ्री है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर, ठीक है। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करते हैं आज के इस लेक्चर को खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।